चलो आज चलते हैं बिना किसी टाइम के वेस्ट किए। आज देखते हैं 50 क्वेश्चन में और देखिए कितने आपके गलत होते हैं कितने सही होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और ये क्वेश्चन नंबर 51 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ए कोर्ट इश्यू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब कि फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट है वो क्या इश्यू करता है? क्या इश्यू करता है? कोर्ट करता है रिट इश्यू करता है। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट रिट इश्यू करेगा। रिट क्या होता है? एक आदेश होता है, एक आदेश होता है। और किस आर्टिकल के तहत कोर्ट है वो रिट इश्यू करता है? आपको फंडामेंटल राइट से संबंधित अगर कोई खतरा लग रहा है तो आप आर्टिकल 32 का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं या आर्टिकल 226 का सहारा लेकर हाई कोर्ट में पहुंच सकते हैं। जो रिट होती है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में लगाई जा सकती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में जरूर आता है। और जो रिट होती है वो किस तरह से होती है? हेबियस कॉर्पस होती है, मैंडेमस होती है, प्रोविजन होती है, कोवारंटो और सरसरारी। अलग अलग टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे सारी की सारी रिट जरूर कवर होगी, इसका पूरी डेफिनेशन वगैरह सारी कवर हो जाएगी। क्यों? हम इंडिविजुअल क्वेश्चन में क्या लेना है उसी के हिसाब से हम इसको हैंडल कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आ गया है 52 आपकी स्क्रीन के सामने और फटाफट इस क्वेश्चन को समझिए क्या है। Which of the following is not a right enumerated in the Constitution but has been articulated by the Supreme Court? By the Supreme Court of India to be a fundamental right। मतलब क्या बताया गया यहाँ पे कि फंडामेंटल राइट अगर आप वैसे संविधान पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट की उसको एक फंडामेंटल राइट माना, अपने जजमेंट में बोला है कि फंडामेंटल राइट है। जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड टेलीफोन से रिलेटेड है, उन्होंने माना कि ये जो इंटरनेट कनेक्शन है ये भी एक फंडामेंटल राइट है आपका इंफॉर्मेशन होना। तो उसी तरीके से क्या है कि ये राइट टू प्राइवेसी है। क्या है? राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार भी ये फंडामेंटल राइट है, उसके तहत आता है निजता का अधिकार। 9 जज बेंच का एक फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जिसको कि चीफ जस्टिस जेस केहर ने ये रूल आउट किया था अगस्त 24 2017 को कि राइट टू प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट है, उसका एक हिस्सा है इंडियन सिटीजन के लिए। और ये मोस्टली अंडर आर्टिकल 21 और एडिशनली अंडर पार्ट 3 राइट्स। कहने का मतलब कि आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट ने इस रूप में किया, क्योंकि वहां बिल्कुल साफ साफ चीजें राइट टू प्राइवेसी वाली चीज नहीं लिखी हुई थी, तो इसको इंटरप्रिटेशन करके इस रूप में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये फंडामेंटल राइट है। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बल्क वर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। क्या दिया हुआ है कि बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन निजी स्वतंत्रता का एक रक्षात्मक दीवार है। मतलब कौन इसका, तो इसका आंसर देने की कोशिश करें। क्या होगा इसका? हेबियस कॉर्पस इसका आंसर होगा। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि धीरे धीरे करके सारे के सारे इनका जिक्र आ जाएगा, तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इसका पहले आंसर देख लेते हैं। हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। किस चीज की बॉडी? मान लो पुलिस है या कोई अथॉरिटी है, किसी को गिरफ्तार कर लेती है, किसी को डिटेन कर लेती है, तो कोर्ट में जाया जा सकता है। वो आदमी ऑब्वियसली क्या उसको पकड़ लिया, अब तो कोई दूसरा ही जा सकता है उनके बिहाफ पे, कोई भी उनके बिहाफ में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट है उसको निर्देश देगा, जो अथॉरिटी या कस्टडी में लिया हुआ है, कि भाई उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि वो अपना बचाव है वो खुद कर पाए या अपनी बात को वो रख सके। मतलब उनके बिहाफ पे, उस आदमी के बिहाफ पे पुलिस इंटरप्रिटेशन को गलत नहीं कोर्ट के सामने पेश कर सकती, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल सामने खड़ा है जजेस के। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का गार्जियन है वो कौन है? कौन है गार्जियन? बताइए फटाफट। इसका जो गार्जियन है फंडामेंटल राइट का वो कौन होगा? ठीक है, तो जो जुडिशरी होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, जुडिशरी होगी सुप्रीम कोर्ट होगा, वो इसका फंडामेंटल राइट का गार्जियन है। मतलब कि जो नागरिक अधिकार किसके होते हैं? अधिकार होते हैं जनता के, अधिकार होते हैं जनता के। जब सरकार कोई इस तरह का कानून बनाती है, पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाती है, या सरकार कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कोई चीज ऐसी करने की कोशिश करती है जिससे कि जनता के अधिकार है उसका वायलेशन हो रहा हो, तो वो कोर्ट में जा सकता है। इसका फैसला है फिर वो जुडिशरी करेगी। मतलब जुडिशरी है उसकी कस्टडी में ये सब कुछ पॉसिबल है। बॉडी विच एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन पूछा जाता है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट कौन है, तो ये सुप्रीम कोर्ट है।
सुप्रीम कोर्ट लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है, लोगों को एक्सप्लॉइट होने से बचाता है, ठीक है। और आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल के तहत सीधा आर्टिकल 32 के तहत सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि उससे आपको राहत मिलेगी अगर आपका हनन हो रहा है अधिकारों का। तो क्वेश्चन नंबर 55 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आइए फटाफट। और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया क्या है? अवेलेबल टू द पीपल अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इम्प्लाइड इन द राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अवेलेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया अंडर एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। तो इसका बताने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या होता है कि इसको इंटरप्रिटेशन किस रूप में किया गया है, इसका मतलब ये होगा कि मैं इसको समझाता हूं आपको कि ये क्या है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपको अपने इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने का, स्पीच को एक्सप्रेस करने का वो पूरा राइट है। इसके तहत ही जो फ्रीडम, प्रेस की फ्रीडम है वो आती है। मतलब प्रेस की फ्रीडम है, उसका इंटरप्रिटेशन कहां से आता है कि प्रेस को आजादी होगी। तो ये आपको पूरी आजादी मिलती है किस बात की? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस इंक्लूड द राइट टू इम्पार्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, की आप दूसरों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, दूसरों से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप अपना ओपिनियन होल्ड कर सकते हैं, दूसरों को ओपिनियन को सुन सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंप्लाइड फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल 19 पार्ट 1 में दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19(1)(a) है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें कि इंटरप्रिटेशन निकलता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो आजादी मिलती है, प्रेस को आजादी मिलती है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फिलहाल जो संविधान में जो राइट टू प्रॉपर्टी, इसका भी जिक्र आ जाता है। जब भी फंडामेंटल राइट का जिक्र होगा, आर्टिकल 31 को हटा दिया गया और उसकी जगह पे इस राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको फंडामेंटल राइट की बजाय अब क्या राइट बना दिया गया है? लीगल राइट बना दिया गया है। लीगल राइट बना दिया गया मतलब फंडामेंटल राइट में तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन लीगल राइट होता है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, उसमें आप दूसरे कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकते, ठीक है। जो मोरल राइट होता है, जैसे वोट डालना है वो मोरल राइट है, माँ बाप की सेवा करना मोरल राइट है, वो एक अलग चीज हो जाती है। तो राइट जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट मतलब हटा दिया गया था। वो कौन से? संविधान में जो 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, उसके तहत इसको हटाया गया था। और अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट, आर्टिकल 300(a) के तहत अब इसको रखा गया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। क्वेश्चन नंबर 57 में ये बताइए आप। अब क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इस सेक्शन में 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में से अगर आपके 35 प्लस क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने जीके को समझना स्टार्ट किया है, जीके के राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं आप। 35 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर लेते हैं 50 में से इस पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसमें यह बात लिखी हुई है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है वो होगी? बताओ किसमें रखी हुई है? ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। किसमें है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब भी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत? कि भारत को मतलब स्टेट को अपनी तरफ से क्या बोलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? सरकार को डायरेक्शन देता है कि जो दूसरे देश है, पड़ोसी देश है, उनके साथ आप पीस बनाए रखेंगे, जो इंटरनेशनल ट्रीटी होती है उनका सम्मान करेंगे, ठीक है। तो ये बात संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसको डायरेक्ट करता है, किसको? स्टेट को, ठीक है। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 58 के तहत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। निम्नलिखित में से क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें इंक्लूडेड नहीं है? उसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्या इंक्लूडेड नहीं है? ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में राइट टू इंफॉर्मेशन है। राइट टू इंफॉर्मेशन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें
नहीं है। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो राइट की बात नहीं करता, वो किसकी बात करता है, इकोनॉमिक और सोशल जो ड्यूटी है सरकार की उसकी बात करता है कि सरकार को किन मुद्दों पे काम करना है, सोशल मुद्दों पे क्या काम करना है, इकोनॉमिक मुद्दों पे क्या काम करना है, उसकी बात करता है। जो राइट की बात होती है ना, राइट की बात तो एक्चुअल में वो फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन है, वो फंडामेंटल राइट की तरफ मुड़ जाती है वो बात, ठीक है, फंडामेंटल राइट की तरफ मुड़ सकती है बात है। राइट टू इंफॉर्मेशन इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट under article 19(1) of the constitution. Article 19(1) says that every citizen has freedom of speech and expression. Right to information is an act of parliament of India which sets out the rules and procedure regarding citizens right to information. It replaced the former freedom of information act 2002. कहने का मतलब है कि इसके लिए भी सरकार ने एक एक्ट बना दिया है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन ने पहले जब ये फंडामेंटल राइट वगैरह फ्रेम हुए थे उस टाइम में ये राइट टू इंफॉर्मेशन मुद्दा ही नहीं था। इंटरनेट नहीं होते थे, फोन नहीं होते थे, इस सोशल मीडिया नहीं होता था। ये कभी कल्पना भी नहीं की थी जो संविधान के निर्माता थे उस टाइम में कि इस तरह की चीजें भी होने वाली है। उसके बाद में ये धीरे धीरे जब इंटरनेट आया तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, वो चीजें भी स्टार्ट हुई कि आपको भी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी ले सकते हैं, मतलब कि आपका राइट है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है। आरटीआई लगाने वाले की बात हो रही है यहाँ पे। The directive principle of state policy is a check which is paid on bank convenience. Who told this? ये बात किसने लिखी, ये बात किसने बोली कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस, बैंक की कन्वीनियंस पे होता है। ये जो कहावत है ना, ये किसने बताई, ये बताई थी केटी शाह ने, ठीक है। कुछ एक चीजें याद करनी होती है, आपको ऑप्शन नहीं है, सिर्फ याद ही करना है उनको, ठीक है। एग्जाम में बार बार आ जाते हैं, वो याद ही करनी है, तो ये भी आपको याद करने वाली है चीज, ठीक है। क्या है, स्टेटमेंट वाज गिवन बाय केटी शाह। केटी शाह वाज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट, एडवोकेट और सोशलिस्ट, जिसका की काफी इंपॉर्टेंट रोल था और एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, जो कि संविधान को बनाने में, भारतीय संविधान को बनाने में उनका एक महत्वपूर्ण रोल था, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है पर्पज ऑफ, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पर्पज ऑफ इंक्लूजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टू एस्टेब्लिश, कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है भारत के संविधान में रखने का या शामिल करने का पर्पज क्या है एक्चुअल में, तो वो भारत को किस तरह की डेमोक्रेसी की तरफ ले जाता है। क्या वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के ले जाता है, सोशल डेमोक्रेसी के ले जाता है, गांधीयन डेमोक्रेसी की तरफ ले जाता है, या सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की तरफ ले जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सोशल एंड इकोनॉमिक। थोड़ी देर पहले भी बात आई थी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, कि वो निर्देश देता है, निर्देशक ये निर्देश वाला है कि संविधान सरकार को ये निर्देश देता है कि आपको इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसी है वो बनानी है वेलफेयर स्टेट के लिए। तो ये वेलफेयर स्टेट, इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसी है, ये तीन वर्ड है इसके इर्द गिर्द घूमते हैं जब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात होती है उस टाइम में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 61। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडियन सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है, अभी आपने एक फिल्म देखी होगी, ठीक है, उस फिल्म का क्या नाम था, आर्टिकल 15 था, और आर्टिकल 15 थी आयुष्मान खुराना की पिक्चर। उसमें यही बताया गया था कि धर्म के आधार पे या कास्ट के आधार पे आप एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो वो फिल्म देखने के बाद अपने आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आर्टिकल 15 है वो धर्म, कास्ट, रिलीजन, इस तरह की चीजों के आधार पे धार्मिक भेदभाव करने से रोकता है राज्य को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो पहले यूएसएसआर, या आप बोल सकते हैं इसको पहले यूएसएसआर होता था, अब रशिया हो गया, तो वहां सोवियत यूनियन से क्या लिया गया था। यहां पे क्वेश्चन है कि सोवियत यूनियन से क्या लिया गया था, ठीक है, क्या लिया गया था बताइए।
वो लिया गया था 5 ईयर्स प्लान। 5 ईयर्स प्लान है वो लिया गया था क्योंकि उस टाइम में रशिया है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता था, मार्क्सवाद काफी ज्यादा स्ट्रांग था, लेफ्टिस्ट जो पार्टीज थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थी रशिया में, और जो सोशलिस्ट अप्रोच थी उनकी, सोशलिस्ट अप्रोच, उसके मुताबिक स्टेट का इंटरवेंशन ज्यादा होता था। इसका मतलब क्या है कि वहां पे अमेरिका की तरह फ्री इकोनॉमी नहीं थी। सरकार भारत भारत है वो आजाद हुआ था उस टाइम में, जब आजाद हुआ उस टाइम में तो भारत ने सोचा कि हमें कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो वहां की अप्रोच थी 5 ईयर्स प्लान वाली, वहां पे प्लानिंग का सिस्टम होता था कि सेंट्रल प्लानिंग बनेगी, मतलब ऊपर से सरकार प्लानिंग बनाएगी लोगों के लिए जो कि इकोनॉमिक पॉलिसी होगी। तो उसी आधार पे क्या है कि भारत ने उसको अपने सेंटर में रखा 5 ईयर्स प्लान के तहत, जो कि पहली जो 5 ईयर्स प्लान थी वो प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर वगैरह के इर्द गिर्द घूमी, और बाद में क्या है कि धीरे धीरे जो मिक्स इकोनॉमी है उसकी तरफ बढ़ा, और 1991 आते आते भारत है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि आज भी भारत की इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है, लेकिन जो कंटेंट है उसका कंट्रीब्यूशन है मिक्स्ड इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जितने भी देश थे उस टाइम में जो कि सोशलिस्ट अप्रोच अपनाए हुए थे, चाहे भले क्यूबा हो या कोई इस तरह का कंट्री, और चाइना को छोड़कर, चाइना में भी कैपिटलिज्म आया, भले ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो लेकिन कैपिटलिज्म आया। तो पूरा वर्ल्ड में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या जो मार्केट है फ्री इकोनॉमी है उसका दबदबा बढ़ता रहा। मतलब वो देश ज्यादा तरक्की कर पाए जहां पे फ्री इकोनॉमी थी, मार्केट इकोनॉमी थी, वो देश तरक्की इतना नहीं कर पाए जहां पे कि सोवियत मॉडल था, सोशलिस्ट मॉडल था ज्यादा, और वहां पे प्लानिंग वाला मॉडल वो कामयाब नहीं हो पा रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द कंट्रीज वाइस प्रेसिडेंट ट्वाइस? दो बार भारत के उपराष्ट्रपति है वो बनने वाले निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, टीचर्स डे भी इनके नाम से आता है, पहले 5 सितंबर को पहले उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद दोबारा भी यही उपराष्ट्रपति बने, तीसरी बार क्या है कि 5 साल की टर्म आई तो उस टाइम में वो राष्ट्रपति बने। ठीक है, तीसरी बार राष्ट्रपति बने। तो 1952 से लेकर 1962 तक, और वो फिलोसफर और स्कॉलर थे, मतलब जाने माने विद्वान थे। 1954 में उनको भारत रत्न भी मिल गया था, तो वो भारत रत्न भी मिला था, और भारत के वो दूसरे राजेंद्र प्रसाद के बाद में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद में वो राष्ट्रपति भी बने थे। आगे चलते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान में, क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितने शेड्यूल्स हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कितने शेड्यूल है? अभी 12 शेड्यूल है। कितने हैं? अभी 12 शेड्यूल है भारत के संविधान में। देखिए क्या है, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसकी। ठीक है, जब ओरिजिनली स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे, लेकिन अब संविधान में, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ता गया कुछ चीजें चेंज होती गई, संविधान में भी परिवर्तन होता गया, और अब 448 आर्टिकल, 25 पार्ट और 12 शेड्यूल है वो हो गए, और 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी को किस आर्टिकल के तहत है वो डिक्लेयर किया गया? ठीक है, तो कौन से आर्टिकल के तहत में? आर्टिकल बताओ, आर्टिकल 343। एक चीज मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या? आर्टिकल 343 कि हिंदी है ना वो राष्ट्रभाषा नहीं है, वो क्या है? ऑफिशियल। जो आमतौर पे क्या होता है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा खुश सा करने के लिए सरकारी स्कूलों में इस तरह की चीजें बोल दी जाती है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। एक्चुअल में क्या है कि हिंदी उन बच्चों की मातृभाषा है, एक तो ये बात है। तो जैसे किसी पंजाबी की मातृभाषा पंजाबी होगी, तेलुगु वाले की तेलुगु मातृभाषा होगी, तो उसका तात्पर्य मातृभाषा का मतलब कि वो बचपन से कौन सी पढ़ते आ रहा है उसका ये है। दूसरी बात, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, वो कौन सी है? ऑफिशियल लैंग्वेजेज है। जैसे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज है ना, उसी तरह से तो जो ऑफिशियल लैंग्वेजेज है इंग्लिश के साथ में हिंदी को भी आर्टिकल 343 के तहत रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो मतलब है इसका, तो कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और हिंदी में भी जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, जैसे हम लोग आमतौर पे हिंदी लिखते हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन के साथ में जो हिंदी लिखी आ रही है वो देवनागरी स्क्रिप्ट है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी
8 शेड्यूल में आपको पता होगा, 8 शेड्यूल में कल भी बात आई थी पिछले सेक्शन में भी, 8 शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज या 8 शेड्यूल में उनको दर्जा हासिल है। तो निम्नलिखित में से कौन सी है? बोडो भी है, मणिपुरी भी है, सिंधी भी है, राजस्थानी नहीं है। ठीक है, राजस्थानी तो किसी से बोली है, खड़ी बोली जिसको बोलते हैं, वो वाली है। भाषा तो उनकी हिंदी है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि 8 शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं। और आप देख एक बार याद भी कर सकते हैं, जैसे अभी ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है वो ऐसे आ सकता है। तो आपको 22 आपको नजर रख लेनी चाहिए एक बार कि कौन कौन सी लैंग्वेज है। असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली एंड डोगरी। मैथिली एंड डोगरी। तो देखिए यहाँ पे एक तो क्या है कि राजस्थानी नहीं थी, क्या इंग्लिश है इसमें? क्या इंग्लिश है इसमें? ऑब्वियसली क्या है कि यहाँ पे इंग्लिश भी नहीं है। इंग्लिश भी नहीं है। इंग्लिश शुरू से ही ऑफिशियल भाषा है और वो हमेशा भाषा है, ऑफिशियल भाषा इंग्लिश। ठीक है, लेकिन 8 शेड्यूल में उसका नाम जिक्र नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो कामकाज होता है वो भी इंग्लिश में होता है प्योरली। ठीक है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन मेंशन्ड? छुआछूत का उन्मूलन किस आर्टिकल में सम्मिलित है? मतलब उसका जो जिक्र है छुआछूत का, कि छुआछूत नहीं होना चाहिए, वो किस आर्टिकल में होता है? तो आर्टिकल यहाँ पे होगा, वो होगा 17 में। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है छुआछूत से रिलेटेड। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी वाला मामला है वो किस में है? वो आर्टिकल नंबर 17 से रिलेटेड है। और वो ऑफेंसिबल, वो पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब किसी के साथ छुआछूत करना वो अपराध है, सजा है उसमें 6 महीने वाली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड यूनियन बजट ऑफ इंडिया फॉर मैक्सिमम टाइम? सबसे ज्यादा बार, क्या है? सबसे ज्यादा बार बजट है, मैक्सिमम टाइम बजट है, वो किसने पेश किया? मैक्सिमम टाइम्स बजट है, किसने पेश किया? ठीक है, आज तक ये आपको बताना है, ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, किसने पेश किया था? मोरारजी देसाई है, उन्होंने पेश किया था सबसे ज्यादा, क्योंकि वो भी पहले वो वित्त मंत्री रह चुके थे और बाद में क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे, गुजरात से आते थे वो। ठीक है, तो सितंबर 2017 में, एज ऑफ सितंबर 2017 की तक 10 बजट, मोरारजी देसाई ने 10 बजट जो कि हाईएस्ट थे, उसके बाद पी चिदम्बरम ने 9 बजट, प्रणब मुखर्जी ने 8 बजट, उसके बाद यशवंत सिन्हा, यशवंतराव चौहान और सीडी देशमुख ने 7 बजट, मनमोहन सिंह, टीटी कृष्णामाचारी ने 6 बजट पेश किए थे। तो ये अभी की जानकारी है। ठीक है, व्हेन वाज द 5 ईयर प्लान स्टार्टेड इन इंडिया? कि भारत में 5 वर्षीय योजनाएं हैं, वो कब स्टार्ट हुई थी? 5 वर्षीय योजनाएं कब स्टार्ट हुई बताओ? 5 वर्षीय योजनाएं स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी भारत में कब? 1951 में। आजादी के बाद भारत ने सोचा कि हमें तरक्की करनी है तो किसका सहारा लिया जाए? सोवियत मॉडल का सहारा लिया। फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान है वो स्टार्ट की, और इसका टारगेट था कि पहले प्लान में प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस रखना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है, हाउ मेनी टाइम्स हैज द नेशनल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट इन द कंट्री? कितनी बार इमरजेंसी है वो डिक्लेयर हो चुकी है? कितनी बार अभी तक इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है? 3 बार इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। एक बार चाइना के साथ लड़ाई में, फिर पाकिस्तान के साथ लड़ाई में, फिर इंदिरा गांधी ने इंटरनल इमरजेंसी है वो डिक्लेयर की थी। और जो इमरजेंसी है जिसको कि नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, वो 352 आर्टिकल उसके लिए, ये भी आपको याद रखना है, 352 आर्टिकल है नेशनल इमरजेंसी के लिए। ठीक है जी, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर आगे है आगे। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल ड्यूटी है वो किस आर्टिकल के तहत इंक्लूड की गई है? जैसा आप जानते होंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी है वो स्टार्टिंग में संविधान में नहीं थी। क्या है? स्टार्टिंग में संविधान में नहीं थी। बाद में जब ये इमरजेंसी का दौर चल रहा था, इंटरनल डिस्टर्बेंस का एक माहौल सा था, उस टाइम इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, तो वो फंडामेंटल ड्यूटी की कि नागरिकों के भी कर्तव्य है, वो बात याद आई। और फिर संविधान में जो संशोधन किया गया जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, 42nd अमेंडमेंट के तहत 1976 में, उसमें स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के तहत इन ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया।
ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली मैच है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कौन सी करेक्ट है। देखिए फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 2, फंडामेंटल राइट नहीं होता, फंडामेंटल राइट होता है पार्ट 3 होता है, ठीक है। उसके बाद सिटीजनशिप है पार्ट 2 होता है, और ये पार्ट 3 है। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में, ये बिल्कुल सही है, मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। और पार्ट 5 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा और इसको करेक्ट भी देख लेते हैं, क्या है कि पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट और पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी। तो 72 का सी आंसर फंडामेंटल ड्यूटी वाला बिल्कुल करेक्ट था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है वो नहीं है, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है निम्नलिखित में से नहीं है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसको आंसर देने की कोशिश करें कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी वो नहीं है। ठीक है, तो कौन सा वोट इन पब्लिक इलेक्शन, जो फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है, जो 11 लिखी हुई है फंडामेंटल ड्यूटी उसी के तहत ही है, इसके अलावा और ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आती जब तक कि वो लिखी हुई नहीं है। तो ये क्या, ये तो मोरल ड्यूटी है। बाकी अगर साइंटिफिक टेपर की बात करें या पब्लिक प्रॉपर्टी की सेफगार्ड की करें या कॉन्स्टिट्यूशन और इसके जो आइडियल है उसके रिस्पेक्ट की बात करें, तो ये सारी फंडामेंटल ड्यूटी वहां पे लिखी हुई है। लेकिन ये लिखा हुआ नहीं है कि टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये आपकी वैसे ड्यूटी है, ये कर्तव्य हर नागरिक का वोट डाले। हालांकि इसको कंपलसरी बनाने के लिए, एक्ट वगैरह बनाने के लिए कुछ सरकारों ने कोशिश की, जैसे नरेंद्र मोदी उस टाइम में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने विधानसभा में एक प्रस्ताव, एक बिल लाए और बिल पास किया उन्होंने कि हर नागरिक को वोट डालना जरूरी है गुजरात से रिलेटेड, और जो नहीं डालेगा उसको सजा है, ठीक है। ये जो बिल है वो आगे विधानसभा में पास हुआ। गवर्नर उस टाइम में कमला बेनीवाल थी गवर्नर, तो उन्होंने क्या है कि आगे राष्ट्रपति को भेजा और मामला क्या है वो ठंडे बस्ते में चला गया। कहने का मतलब है कि वो आगे बना नहीं। इसके अलावा बार बार जिक्र भी आता रहता है कि क्या पब्लिक इलेक्शन, क्योंकि अमीर लोग इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, वो बस एसी में रहकर अपनी टिप्पणियां पेश करते हैं, या सारा फायदा सरकारों को, अडानी अंबानी को मिलता है और गरीब आदमी को कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। तो उनका भी एक कर्तव्य है कि वो भी इलेक्शन में आए। कहने का मतलब है कि इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं होती रहती है। वेयर इज ए रायसीना हिल, रायसीना हिल कहां पे है, रायसीना हिल है वो कहां पे है, तो बताइए कहां पे होगा रायसीना हिल। आपने अखबारों में और टीवी में सुना होगा रायसीना हिल, जहां पे कि राष्ट्रपति इंडिया गेट के ठीक अपोजिट है, जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा इंडिया गेट के ठीक अपोजिट है वो रायसीना हिल, पूरी पहाड़ियां जिसमें कि सभी मंत्रालयों के जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ज्यादातर की अपॉइंटमेंट वहीं होती है, क्योंकि वहां सारे मंत्रालय, पीएमओ भी है, वहां पे सेक्रेटेरिएट भी है, ठीक है, तो सारे वहीं पे, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भी वहीं पे है। तो इस, जहां तक इसका सवाल, इस क्वेश्चन का संदर्भ सवाल है, तो इसमें कहां पे होगा, इसमें आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन है इसका आंसर है, ठीक है, ए इसका आंसर है। दिल्ली में है ये रायसीना हिल, पहाड़ियां हैं, वहां पे अंग्रेजों ने थोड़ा और डिटेल पढ़ सकते हैं। ये रायसीना हिल जो इलाका है वो एक्चुअल में क्या है कि जाटों के कुछ गांव होते थे, 3 जाटों के 300 फैमिली से ये अंग्रेजों ने जमीन ली और उसके जमीन के ऊपर वायसराय का महल बनाया, उस महल को बाद में राष्ट्रपति भवन बना दिया गया, वायसराय का महल बाद में राष्ट्रपति का महल बना दिया गया। तो ये है इसका पूरा हिस्ट्री। राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन बाय, अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति से भवन से आया है कि राष्ट्रपति भवन है उसको डिजाइन किसने किया, तो यहां पे एडविन ल्यूटियन है, इसका आंसर होगा। आपने फिर अखबार वगैरह में सुनते होंगे, तो जो ल्यूटियन पत्रकार बोलते हैं, मतलब जो जैसे होते हैं ना, जो आजकल के एंकर्स है वो कभी उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की होती है, तो उनको बोलते हैं ल्यूटियन पत्रकार, मतलब कि जो सरकारी दरबारी होते हैं, सरकार का राग लाते रहते, जनता की कोई कदर नहीं करते, जनता के मुद्दे नहीं लाते, वो उसको ल्यूटियन जर्नलिज्म भी बोला जाता है। तो उस हिसाब से आप उसको भी ले सकते हैं संदर्भ में कि राष्ट्रपति
जो दिल्ली का इलाका है ज्यादातर है वो डेवलप किया हुआ है, वो एडविन लुटियन का किया हुआ है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड इन। जो सभी एग्जीक्यूटिव पावर है भारत के संविधान में, वो कौन किसके पास है? किसके पास है बताइए। इसमें कुछ बच्चे हैं वो गड़बड़ कर सकते हैं आंसर देने में, हालांकि हो सकता है उनको आंसर पता हो लेकिन आंसर देने में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो वो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? प्रेसिडेंट है। जो एग्जीक्यूटिव है उसमें प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सारे आते हैं। प्रेसिडेंट के नाम से सारे काम है वो प्रधानमंत्री की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है वो उसके द्वारा किया जाता है। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं गवर्नमेंट द्वारा वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बिहाफ पे होते हैं। मतलब जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं वो राष्ट्रपति के माध्यम से होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये है। तो थोड़ा सा ट्रिकी सा हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको मैंने बता देता हूं मैं आपको कि इसका राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, आया है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड मेनली इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एज इट इज लाइन है। कई बार एग्जाम में ये भी आता है कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि एग्जीक्यूटिव पावर है राष्ट्रपति को, उनके नाम से मतलब सारी चीजें चलती है, वो कहां पे है? 53(1) में। President has all constitutional power and exercises them directly or through subordinate officer or as per the aforesaid article 53(1)(a। तो ये थोड़ी याद करने वाली सी चीज है, आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप इसको याद करने के तरीके से देखें तो ज्यादा फायदेमंद है। अननेसेसरी ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं कि प्रधानमंत्री सारे काम करता है। अभी कोरोना वगैरह पे घोषणा प्रधानमंत्री कर रहा है तो एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री। एग्जीक्यूटिव आप थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए उसको। Which among the following are the three types of services envisaged in the Constitution of India? क्या है? Which among the following are the three types of services envisaged in Constitution of India? तीन टाइप की सर्विसेज कौन कौन सी होती है? ठीक है, और चौथी टाइप की सर्विसेज है, काफी चर्चा में है कि जुडिशियल सर्विसेज को हम इंक्लूड कर दें। जैसे अभी होता है ना, अभी राज्य जजेस कहां कैसे बनते हैं? भले ही सुप्रीम कोर्ट का जज तक पहुंचे कोई, लेकिन जजेस है वो बहुत ही लोकल लेवल पे रिक्रूटमेंट होती है। राज्य सरकार है वो जुडिशरी के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। जैसे पंजाब में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, वो क्या होता है कि जो जूनियर जजेस है वहां पे जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है एग्जाम के द्वारा। लेकिन नेशनल लेवल पर जुडिशरी का कोई भी एग्जाम नहीं है। नेशनल लेवल पर जुडिशरी का कोई एग्जाम नहीं है, तो वो ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, वो क्या है? बिल्कुल स्टेट सर्विस है। और बाद में जो हायरकी लेवल है जुडिशरी में वो है। लेकिन अभी चर्चा है, मतलब सरकार कोशिश कर रही है कि इसको हम लोग जैसे आईएएस यूपीएससी का एग्जाम होता है वैसे करें, ताकि कोई भी बंदा पार्टिसिपेट करना चाहे ऑल इंडिया लेवल पे वो करे। इससे ज्यादा बेटर क्वालिफाइड जज मिलेंगे और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, ये मानना है। लेकिन ये तो काम आसान नहीं है, राज्यसभा से पहले पास करना भी इसको जरूरी है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एनीवे हम देख लेते हैं कौन सी सर्विस है। तो इसमें एक तो ऑल इंडिया सर्विस होती है। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। क्या है इसको मैं समझा भी देता हूं आपको। ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी होती है? ऑल इंडिया सर्विसेज होती है जैसे आईएएस है, आईपीएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, जहां पे कि केंद्र में भी और वो राज्य में भी इंप्लॉई रिक्रूट किया जा सकता है, मतलब रह सकता है, उनको ड्यूटी दी जा सकती है। जैसे आईएएस है, आईएएस डीसी भी बन सकता है, डीएम भी बन सकता है राज्य में, और केंद्र में वहां सेक्रेटरी भी बन सकता है। केंद्र का इंप्लॉई भी होगा, वो राज्य सरकार का भी होगा, जहां पे काम करेगा वो तनख्वाह देंगे उसको। तो ऑल इंडिया सर्विस कौन सी हुई? ऑल इंडिया सर्विसेज तीन मैंने आपको बता दी। फिर सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है, आईएएस आईपीएस ये तो होगी, आईएएस आईपीएस और आईएफएस। सेंट्रल सर्विसेज कौन सी होगी? सेंट्रल होगी जैसे आईएफएस वो वाला, इंडियन फॉरेन सर्विसेज वाला, या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, जहां पे कि केंद्र में ही काम करे कोई, जहां पे कि केंद्र में ही काम करे वो क्या होगा? सेंट्रल सर्विसेज। और स्टेट सर्विसेज कौन सी होती है? स्टेट सर्विसेज होती है वो होती है जैसे हर राज्य अपनी सर्विसेज को अपने लिए ऑफिसर रिक्रूट करेगा, यूपीपीएससी का एग्जाम, बीपीएससी का एग्जाम, एचसीएस का, आरएएस का, इस तरह से एग्जाम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका मैंने अच्छी तरीके से आपको बता दिया है। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैज मेड राइट टू फ्री एजुकेशन एज पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स? राइट टू फ्री एजुकेशन एज पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स?
जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की या सरकार ने रखा कि किस राइट के तहत है, वो इसको हम लोग लाएं। तो यह है राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ है। इसके तहत जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ का, जीने का अधिकार, इसमें आगे होगा, देख लेते हैं। राइट टू राइट, ये क्या है आर्टिकल 21? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ए प्रोविजन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसको ज्यादा आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हुए, इंटरप्रिटेशन करते हुए, सरकार ने एक पार्लियामेंट में बिल लाकर और एक नया आर्टिकल ऐड किया, जो कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको जायज ठहराया। वो क्या है? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत है, इसके तहत क्या 86 अमेंडमेंट किया गया 2002 में। ये 86 अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट 2002। आर्टिकल 21 और फंडामेंटल राइट आपको पता पार्ट 3 में होता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट माना गया कि आपको भी जीने का अधिकार है, लेकिन अच्छे ढंग से जीने का अधिकार है, और 6 से 14 साल के बच्चों को इसमें रखा गया, ठीक है। अब और कौन सा राइट है जहां पे कि फंडामेंटल राइट बनाने की बात चल रही है या हो रही है? एक राइट है राइट टू हेल्थ। जब पिछले यूपीए की सरकार थी, उसके आखिरी दिनों में दो राइट है, दो फंडामेंटल राइट है, उस पर चर्चा उसमें और ऐड करने की बात चल रही थी। एक था राइट टू फूड और दूसरा राइट टू हेल्थ। आप भी समझ सकते हैं, बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या राइट टू हेल्थ है वो फंडामेंटल राइट होना चाहिए। राइट टू हेल्थ का मतलब कि कोई भी गरीब है वो जाकर किसी भी हॉस्पिटल में बोल सकता है कि मेरा इलाज करो, सरकार की जिम्मेदारी है उनको पैसे देना। जैसे कि आरटी एक्ट के जरिए सरकार क्या है कि प्राइवेट स्कूलों को पैसे देती है, लेकिन 20-25% है, 25% बच्चों को एडमिशन, गरीबों को भी बढ़िया स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में देना होता है। तो उसी तरह से उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए अलग अलग फिर एक्ट बनाने पड़ते, ठीक है। और आज हो सकता है जो कोरोना वायरस, बाकी चीजें, महामारियां हैं, उससे कोई भी गरीब है वो मरता नहीं, या मरता का मतलब कि उसको भी वही फैसिलिटी मिलती जो कनिका कपूर को मिली है। Which of the following states in India established पंचायती राज in 1956? ठीक है, बताइए क्या है कि पंचायती राज है, लोकल गवर्नेंस वाला है, वो 1956 में नागौर राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया। लेकिन उसी टाइम में इन्होंने उसी साल आंध्र प्रदेश में भी हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनफैक्ट अगर आप पूरा देखें इसको, तो पंचायती राज सिस्टम है सबसे पहले राजस्थान ने अडॉप्ट किया, नागौर डिस्ट्रिक्ट वाले ने 2 अक्टूबर 1969 को। लेकिन फर्स्ट स्टार्टेड बाय आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग 1950 and 60। अदर स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्टेड दिस सिस्टम एज लॉज वर पास टू एस्टेब्लिश पंचायत इन वेरियस स्टेट। तो ये क्या है कि आगे जो लॉ बने, हर राज्य सरकारों ने कानून बनाना स्टार्ट कर दिया, ज्यादातर ने पंचायती राज लागू कर लिया। लेकिन जो संवैधानिक दर्जा मिला ना आगे फिर 91, 92 में 73rd और 74th अमेंडमेंट के जरिए मिला आगे जाकर। In case a dispute arises regarding the election of president of India, it is referred to the, अगर मान लो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है और वहां पे कोई विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो यह मामला किसके पास जाएगा? यह मामला किसके पास जाएगा? जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति इलेक्ट हुए थे, उस टाइम में भी डिस्प्यूट हुए थे कि वो कहीं ना कहीं जब उन्होंने पर्चा भरा राष्ट्रपति का, तो वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी, वहां के यूनिवर्सिटी के कोई मानक सदस्य थे, इस तरह का चर्चा में आया। लेकिन बाद में जो इलेक्शन कमीशन है उसने उस दलील को खारिज कर दिया। फिर मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाता है, इसका मामला किस में जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। मतलब जो निपटारा करता है वो कौन करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो जब इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों आ जाए ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट है। हालांकि वो पहले दलील इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी, तो उसके बाद क्या है कि वो मामला फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, अगर सहमत न हो तो आंसर इसका सुप्रीम कोर्ट है। आगे देखते हैं। ए बॉय ऑफ 12 years इज एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री। एक क्वेश्चन है कि अगर एक 12 साल का लड़का है एक फैक्ट्री में जहां पे कि हजार्डस जॉब होती है, मतलब कि खतरनाक काम होता है जो कि अलाउड नहीं है, तो बताना आपको कि विच अमंग द फॉलोइंग इज वायलेटेड इन दिस केस।
निम्नलिखित में से उसका क्या वायलेट हुआ, आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से क्या उसकी वायलेशन हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या वायलेशन हुआ उसका, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि ये भी एक फंडामेंटल राइट है, क्या, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये कोई इक्वलिटी वो वाली बात नहीं, वो फ्रीडम की तो बात ही नहीं हो रही, अनटचेबिलिटी की बात नहीं हो रही, एक्सप्लॉयटेशन की, मतलब शोषण हो रहा है उसका। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। और आर्टिकल 23 और 24 है ना, वो कहीं ना कहीं इस पे लागू हो रहा है, तो दो आर्टिकल इस पे सीधा टूट कर पड़ेंगे कि भैया फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज इंश्राइंड इन आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है जो कि किसी भी तरीके के फोर्स लेबर को वो बढ़ावा नहीं देते या उसको रोकते हैं हर नागरिक को। तो राइट आर्टिकल 23 क्या बोला, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। तो इसमें तो सभी इंक्लूड हो जाते हैं। जहां तक बच्चों का सवाल है तो आर्टिकल 24, तो इसका मतलब क्या, उस बच्चे पे ये भी तो लग ही रहा है, 24 भी लग रहा है और साथ में क्या ये भी लग रहा है कि आप उसको फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, उसको प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग मतलब वेश्यावृत्ति नहीं करवा सकते किसी से जबरदस्ती, किसी को फोर्स लेबर नहीं रख सकते, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते किसी से, बंधुआ मजदूरी जिसको बोलते हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि बच्चों से फैक्ट्रियों में भी काम नहीं करवा सकते। तो ये आर्टिकल 24 और 23 दोनों में लागू हो जाता है। आगे देखिए कि विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कि निम्नलिखित में से क्या दिया हुआ यहाँ पे कि विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसको कौन सा एक्ट है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, लघु संविधान कहा जाता है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में। उस टाइम में इंदिरा गांधी की सरकार थी, आनन फानन में अब पूरे देश में माहौल था, इस तरह से माहौल बना हुआ था कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था और जो सरकारी कर्मचारी है उन्होंने भी ऑपोजिशन में जाना छोड़ दिया। कहने का मतलब है कि सरकार को चारों तरफ से घेरने की कोशिश हुई, सभी सड़कों पे आना स्टार्ट हो गए, बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। तो सरकार की मंशा, सरकार ने ये बोला कि हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है लोगों को, मतलब ये इंटरनल डिस्टर्बेंस है, देश के साथ अन्याय है, ये गद्दारी है। जैसे आज के टाइम में बोलते हैं ना, जो भगत लोग आज के टाइम में यही बोलते हैं ना कि हर बात पे कि देशभक्ति दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, उस टाइम में भी यही माहौल था। तो ये फिर सरकार क्या है कि बहुत सारे वो लाई रिफॉर्म या बोल सकते हैं अमेंडमेंट, इसमें चेंज किया गया। और उसमें कुछ क्या चेंज किया गया ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि अटेम्प्टेड टू रिड्यूस पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आज के टाइम में तो ऐसा लगता है कि सरकार के साथ ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो गए हैं, जैसे सरकार चाहती है वैसे सुप्रीम कोर्ट फैसले देते हैं। क्योंकि आजकल के जो जजेज हैं मुझे लगता है कि ज्यादा सोचते हैं कि गवर्नर बन जाते हैं और कोई न कोई राज्यसभा का एमपी बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। पहले थोड़े से ईमान वाले ज्यादा होते थे तो वो अड़ गए थे, तो उन्होंने इससे फिर क्या तरीका इनसे निपटने के लिए कि क्यों ना इनकी पावर ही खत्म कर दो, कम कर दो, तो उन्होंने फिर ये करने की कोशिश की। फिर उसको इसके उल्टा आया फिर वापस उसको पावर को रखने के लिए 44 अमेंडमेंट एक्ट। और क्या था, फंडामेंटल ड्यूटी, नागरिकों के कर्तव्य बताने स्टार्ट कर दिए। पहले कर्तव्य नहीं होते थे, उसके साथ ही कर्तव्य आ गए। ठीक है ना, आज के टाइम में क्या है कि यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोलते हैं कि राइट की बात मत करो, कर्तव्य की बात करो। पहले क्या है कि जजेस बोलते थे राइट्स की बात हम जनता की तरफ से हैं और राइट अगर किसी का वायलेट हो रहा है तो हम उसकी पैरवी मतलब उसको अधिकार देंगे। आज के टाइम में थोड़ी हालत और भी ज्यादा खराब है, मतलब अघोषित इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन हो जाती है आज के टाइम में। ट्रांस सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी है, ये भी चीजें ऐड कर दी गई। ठीक है, ताकि उस मामले को सेटल डाउन हर तरीके से करने की कोशिश हुई, जुडिशरी को अपने कब्जे में लेकर कानून बनाकर जो सीध में आए उस तरह से, पत्रकारों पे अटैक करके मीडिया को अपनी तरफ से लेकर ये सारी चीजें की गई। हाई कोर्ट सीट ऑफ केरला एंड लक्षद्वीप इज लोकेटेड है। आपको बताना है कि हाई कोर्ट की सीट है केरला और लक्षद्वीप की, वो कहां पे, केरला की जो हाई कोर्ट की सीट है वो कई लोग सोचेंगे उनकी राजधानी में है, ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है राजधानी में। इसका आंसर क्या होगा, कोची है। इसका आंसर क्या है, कोची है। कोई जरूरी नहीं है हाई कोर्ट की, जैसे कोई जरूरी नहीं यूपी की, यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट है जिसने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया, या बहुत सारे जगह पर फैसला देते हैं, जोधपुर हाई कोर्ट, कोई जरूरी नहीं है कैपिटल वही हाई कोर्ट हो। ठीक है, तो इस केस में कोची है।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर यूनियन टेरिटरीज बिफोर बिकमिंग स्टेट्स, निम्नलिखित में से कौन सी यूनियन टेरिटरी होती थी स्टेट बनने से पहले, स्टेट बनने से पहले कौन सी यूनियन टेरिटरी होती थी, तो ये आपको बताना था कौन सी होती थी। वो होती थी, ये देखिए, हिमाचल, जब पंजाब और हरियाणा बना तो साथ में क्या है कि हिमाचल प्रदेश भी बन गया, लेकिन उस टाइम में हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी। उसके बाद क्या है, ये मणिपुर है वो भी यूनियन टेरिटरी थी, सिक्किम यूनियन टेरिटरी नहीं था, त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी है, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। सिक्किम क्या था, पहले किंगडम था, साम्राज्य था, मतलब किसी राजा महाराजा के नीचे था, जो भारत में 1975 में मिल गया था। इसके आगे नीचे लिखा भी होगा आपको समझाने के लिए। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बी है। और ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 1972, 21 जनवरी 1972 मिला। 71 और 75 के बीच में भारत के कई राज्य बने, भारत में कई राज्य बने, कब, 71 और 75 के बीच में। देखिए 71 में हिमाचल प्रदेश बन गया, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीन निकल बाहर आ गए, ये बन गए 1972 में। पहले यूनियन टेरिटरी होते थे, इनको शांत करने के लिए यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। और किंगडम ऑफ सिक्किम, जो सिक्किम है बिल्कुल बॉर्डर पे है वो भारत के, तो वो पहले साम्राज्य होता था, किंगडम होती थी, वो भारत के साथ विलय हो गया। उससे पहले भारत, सिक्किम के कुछ पार्ट भारत हैंडल करता था, जैसे कि उनकी फॉरेन वाले मामले थे, टेलीकम्युनिकेशन वाले मामले थे, डिफेंस है देखता था, मतलब डिफेंस प्रोवाइड करता था इनको, लेकिन ये इंक्लूड हो गया, ठीक है। उसके बाद 1975 में और 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम बिकेम स्टेट्स ऑन फरवरी 20 फरवरी, फॉलोड बाय गोवा ऑन 30 मई ऑफ द सेम ईयर। तो 87 में भी तीन, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 1987 में तीनों बने। क्वेश्चन आ सकता है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर 3 लाइन में काफी क्वेश्चन को डील कर लिए गए हैं, काफी क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85 आ जाता है, क्या दिया इसमें, एट द टाइम ऑफ कन्वेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जब संविधान बना, ऑल स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर पुट इन 4 पार्ट्स, A, B, C, D, later reorganized and reduced to 2 categories, states and union territory in 1956. Which of the following was only one member of a D? ठीक है। अब आपने अगर पूरा समझा हो संविधान को जो बनते टाइम में, स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो 1956 में काफी ज्यादा आंदोलन चल रहे थे। जब भारत आजाद हुआ 1947 के बाद में, लोगों को ऐसा लग रहा होगा बहुत शांति हुई थी, सरकार को कोई दिक्कतें नहीं आई होगी, ऐसा नहीं है। 1947 के बाद बहुत ज्यादा चैलेंज आए थे। अगर सरकार है वो सेकुलरिज्म वाली और बहुत सारी जो पॉलिसी बनाई थी उस टाइम में वो इंप्लीमेंट नहीं करती, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, उसी टाइम में कई टुकड़े हो जाते। जब यूनियन किया गया वल्लभ भाई पटेल द्वारा, इन सभी रियासतों को मिलाया गया, उसके बाद चैलेंज स्टार्ट हो गए थे दोबारा से। तो क्या क्या चैलेंज थे उसमें, आंदोलन, भाषाओं के आधार पर आंदोलन स्टार्ट हो गया था कि हमें अलग राज्य बनाओ, हमें अलग राज्य बनाओ। और पहले 4 कैटेगरी तो पहले ही बनी हुई थी, तो उस 4 कैटेगरी में, जैसे आज के टाइम में 2 कैटेगरी है, या तो आप राज्य है या यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है, ठीक है। तो उस टाइम में 4 थी, और यूनियन जो पार्ट डी है उसमें ये था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अकेला था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा। मतलब 4 टाइप के कैटेगरी में बांटा गया था राज्यों को, ठीक है। पार्ट ए में क्या था, पार्ट ए में जो फॉर्मर गवर्नर प्रोविंसेस थे, मतलब कि जो पहले राज्य होते थे जहां पे कि गवर्नर का कॉन्सेप्ट था और ब्रिटिशर्स के अधीन थे, मतलब वहां पे प्रिंसली स्टेट नहीं, राजा महाराजा नहीं, लेकिन प्रॉपर इलेक्शन वगैरह होते थे उस टाइम में, वो वाले हो गए, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 हो गए वहां पे जहां पे प्रिंसली स्टेट वाले हो गए। और पार्ट 3 था, वो था चीफ कमिश्नर, मतलब यूनियन टेरिटरी के रूप में आप सोच सकते हैं। और चौथा है वो अंडमान निकोबार वाला। तो ऐसे करके बहुत खिचड़ी सी बनी हुई थी, उसके बाद 2 बन गए, 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर आ गया है आपका, ठीक है। हेबियस कॉर्पस एक्ट ऑफ 1679 वाज ड्रॉन अप ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्वेश्चन है, देखो हेबियस कॉर्पस है वो रिट है, आदेश है, फंडामेंटल राइट। अगर किसी का फंडामेंटल राइट उल्लंघन हो रहा हो
तो या पुलिस किसी को पकड़ कर ले गई है, तो उसके बिहाफ पे, जिसको पकड़ कर ले गई उसके बिहाफ पे अगर कोई भी, इंक्लूडिंग मैं भी, जाकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं कि उस बंदे को पुलिस जबरदस्ती उठाकर ले गई या फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट मतलब आदेश जारी करेगा किसको, पुलिस को, कि भाई बता, उसको बंदे को पेश करो हमारे सामने, जजेस के सामने पेश किया जाए, कि ताकि हमारे सामने बॉडी होगी, वो अपनी बात रखेगा। ठीक है, अगर हमें लगेगा इसको गिरफ्तार करना तो ठीक है, वरना इसको छोड़ दिया जाएगा। मतलब किसी को जबरदस्ती गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो वो क्या हेबियस कॉर्पस है। इसी तरह से जो हेबियस की शुरुआत है वो कहां से हुई, कब हुई, ये भारत में आई है, जो हेबियस वाली कॉन्सेप्ट वो कहां से आया है, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे जो एक हेबियस कॉर्पस एक्ट है 1679, वो, ये आंसर है इसका 86 का बी, किंग चार्ल्स टू। अब किंग चार्ल्स टू की थोड़ी सी स्टोरी देख लो क्या है। इसका भाई था बड़ा, जो थोड़ा, मान लो एक किंग चार्ल्स टू है, उसका एंड होने वाला था, और वो बड़ा दयालु टाइप का शासक था, सभी के साथ किसी के साथ भेदभाव न करना, सभी को राइट देना, इस तरह की बात करता था। लेकिन साथ में जब उसका भाई था बड़ा, वो थोड़ा सा खतरनाक था, वो लोगों की राइट लेने में विश्वास करता था। तो इस तरह से क्या है कि उससे पहले कि उसके पास शासन जाए, इस जो चार्ल्स द्वितीय था, चार्ल्स टू था, इसने ये एक्ट बना दिया, जिससे कि उसका जो इंपैक्ट है, मतलब उसके खतरनाक आदमी का इंपैक्ट है, लोगों पे गलत तरीके से ना आए, इस पर्पज के लिए ही ये चीज उसने, ये हेबियस की वहां से शुरुआत हुई है। तो हेबियस कोई नई चीज नहीं है कि सोचो कि फंडामेंटल राइट तो नया है, उसी हेबियस, उसी चार्ल्स द्वितीय से, यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीजें, आप पढ़ लेना। वो चार्ल्स द्वितीय, इसका भाई क्या था, भाई का नाम था, कैथोलिक था वो भाई, जेम्स, भाई था जेम्स। और जब ये बंदा था जो किंग चार्ल्स टू, जिसने ये कानून बनाया वहां पे 1660 से लेकर 1685, उसके बाद 3 साल तक भाई रहा, ज्यादा नहीं रहा, लेकिन बड़ा खड़ूस था, ये लोगों की वाट लगा कर रख रखी थी उसने। ठीक है, तो लिबर्टी के बड़ा अगेंस्ट था वो, जिसने कि लिबर्टी को डिसरिगार्ड किया। और ये वाली जो हेबियस कॉर्पस किसकी बात करता है, आजादी की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है। और यही लिबर्टी आज के टाइम में भी, जो हेबियस वाला जो एक्ट बना 16 सदी में, वो 1699 में, वो 1679 में, वो आज भी है कहां पे, इंग्लैंड में। और वहीं से यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स आए ना, फंडामेंटल राइट, वहीं से उठाए गए थे। 87 देखिए क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सिविल कोड विच हैज बीन रिकमेंडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज टू इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग। हमने पिछले सेशन में भी बात की इसके कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे ज्यादा विवाद, बहुत ज्यादा विवाद है इसके ऊपर, आर्टिकल 44। इसका इंटरप्रिटेशन बहुत अलग अलग रूप में हो सकता है। एक इंटरप्रिटेशन वो भी है बीजेपी वाला, एक इंटरप्रिटेशन वो भी है जो संविधान बना था उस टाइम में ये सोचा गया था, तो अलग टाइप के इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। यहां पे बात आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो विच हैज बीन रिकमेंडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी चीजों को इंश्योर करने के लिए रखा गया। ठीक है, क्या नेशनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट्स, या फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल इंटीग्रेशन। अब इसको थोड़ा सा समझो मामले को। उन्होंने उस टाइम में सोचा कि ये अगर हम देश आजाद हुआ था धर्म के आधार पे, और उस टाइम में हिंदू मुस्लिम लीग पार्टी है वो बहुत परेशान कर रही थी। एक तरफ मुस्लिम लीग थी जो मुसलमान कर रहे थे आज के टाइम में, दूसरी तरफ क्या है, वो कांग्रेस थी, वो थोड़ा सा हिंदुओं की तरफ ज्यादा थी। तो कांग्रेस हिंदुओं की तरफ है और मुस्लिम लीग उस टाइम में मुसलमानों का अलग देश बनेगा उस तरह से लग रही थी। तो और फिर उसके बाद दंगे भी भड़के। तो उस दौरान में ये रखा गया कि देश में एक ही तरह का कानून हो, जिससे कि वो कानून अगर डोमिनेट करेगा तो भारत में नेशनल इंटीग्रेशन होगी, मतलब एकता बनेगी। और अभी वो हालात नहीं है, उस टाइम ये सोचा गया अभी हालात नहीं है, बाद में ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए इसका यूज किया जाए और इसको अप्लाई करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल देते हैं, ताकि अलग अलग एक्ट करे। जैसे गोवा में है, ये गोवा भारत का राज्य है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो अलग अलग राज्यों, मतलब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अलग एक्ट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में क्या है कि उसको इस रूप में देखा गया कि एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। उस रूप में भी बीजेपी ने इसको प्रसारण करना इसका स्टार्ट कर दिया कि ताकि देश में एक ही तरह कानून हो।
यहाँ पे जो मजहब के आधार पे लोगों को अलग अलग छूट है, जैसे हिंदुओं को अपने हिसाब से शादी करने का अधिकार है, ठीक है, मुसलमानों को अपने पर्सनल लॉ के अनुसार चलने का अधिकार है, ऐसे क्रिश्चियन को अधिकार है। तो उसमें फिर इंटरफेरेंस बहुत जबरदस्त हो सकता था इसका, अगर इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो। कहने का मतलब है कि यशोदा बहन है, सॉरी जसोदा बहन है, कौन वो, उसको मोदी साहब छोड़ नहीं सकते थे फिर इस तरह से कि शादी के बाद कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो सभी कानून तो इस तरह के सबके सामने बराबर होते हैं ना फिर। तो यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन है ना, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये रखा गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड को। आगे देखिए, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेशनल पीपल्स कांग्रेस इज रिलेटेड टू। नेशनल पीपल कांग्रेस, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेशनल पीपल कांग्रेस, ये क्वेश्चन पिछले सेशन में आया था। ये चाइना, जैसे इंडिया की पार्लियामेंट है ना, चाइना की पार्लियामेंट है ये, ठीक है, चाइना की सबसे बड़ी बॉडी है, इलेक्टेड मेंबर नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन से वहां पे मेंबर होते हैं। और एक बात हो रहा है कि जैसे भारत में तनख्वाह मिलती है ना, एमपी को मिलती है तनख्वाह, वहां पे नहीं मिलती ऐसे, वहां पे तनख्वाह वनख्वाह कुछ नहीं होती, और वो पार्ट टाइम होते हैं। 2 वीक का सेशन एक साल में होता है, मतलब 2 हफ्ते के लिए उनको बुलाया जाता है, जो रूल वगैरह बनाने हैं, कानून बनाने हैं, वहां पे पास करवा लिए जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई शोर मचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जनता का पैसा खराब हो रहा है, मंत्रियों पे या सांसदों पे दुनिया भर के पैसे खर्च हो रहे हैं, जनता भाड़ में जाए। तो जनता भाड़ में जाए नहीं, वहां पे वो भी भाड़ में जाए साथ में, मतलब एमपी भी साथ में क्यों ना भाड़ में चला जाए, जनता जाए तो चाइना की तो ये पॉलिसी है, इसको है पीपल कांग्रेस है, वो चाइना के साथ रिलेटेड है। दुनिया की सबसे बड़ी संसद है ये, डिक्टेटरशिप में भी सबसे बड़ी है, देख लीजिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है 2 वीक्स एक साल में होता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2980 इसके मेंबर है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री बॉडी है ये वर्ल्ड में, ठीक है। पार्ट टाइम लेजिस्लेचर होते हैं ये, और उनको तनख्वाह नहीं मिलती, उनको तनख्वाह नहीं मिलती, बस 2 हफ्ते के लिए बुलाया जाता है, जहां पे वोट वाट करने होते हैं, वोट करो और चलो अपने घर घर जाओ, और साथ में खाना खुआना खुद लाओ, ठीक। कोई कैंटीन वैंटीन नहीं है यहाँ पे। इंडिया में तो पूरी कैंटीन वगैरह बना रखी है एमपी एमपी के लिए, ठीक है। तो बड़े इंडिया में बड़ा सजा के रखा जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 आ गया। Interpretation of the Constitution fall within the domain of constitutional bench of the Supreme Court. At least how many members are required for this bench? सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बनती है जहां पे कि कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि अभी CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब सिटीजनशिप एक्ट था 1955, उसमें बदलाव किया गया। अगर इसकी संवैधानिकता देखनी है कि वास्तव में ये कानून खरा है, संविधान के जो मूल्य है, प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट है, उनका वायलेशन है या नहीं है, तो इसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट बेंच बनाए तो मिनिमम सदस्य कितने होने चाहिए उसमें? तो 5 जज की बेंच जरूर होनी चाहिए, ठीक है। 5 जजेस की बेंच है वो होनी चाहिए। सबरीवाला मंदिर है, उसके ऊपर कुछ वर्डिक्ट आया कि महिलाएं उसमें जा सकती है नहीं जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, उसके बाद दोबारा उसमें गया अपील के लिए, एक सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बनाई। तो वो मिनिमम जब बेंच इस तरह से बनती है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए किसी फैसले पे, या क्या प्रेसिडेंट का रेफरेंस भी लिखा होगा यहाँ पे, प्रेसिडेंट का रेफरेंस होता है, उसको चेक करने के लिए प्रेसिडेंट भी बोल सकता है बताओ ये कानून सही है नहीं है, ठीक है, या राय ले सकता है किसी मुद्दे के ऊपर। तो उसके लिए भी 5 जजेस होना जरूरी होता है उस बेंच में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है सी। थोड़ा पढ़ भी लो इसके ऊपर। एटलीस्ट 5 जजेस है वो होने चाहिए, और वो जो क्वेश्चन है ना वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत रेफरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट भेज सकते हैं किसी मामले पर कानूनी राय लेने के लिए। आर्टिकल कौन सा है? 143। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि बताओ कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट है वो उनके पास भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। आर्टिकल 143।
This provision has been mandated by the Article 145 of the Constitution of India. Chief Justice of India has the power to constitute a constitutional bench and refer cases to it. मतलब ये पावर किसके पास है कि 5 जजेस की बेंच बनेगी, 7 जजेस की बेंच बनेगी और इस बेंच में वो बंदे होंगे, ठीक है। तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये पावर है। और किसके तहत पावर है? आर्टिकल 145 पार्ट 3 के तहत। आगे देखिए, बिफोर 26 नवंबर 1949 विच अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्निंग लॉ ऑफ इंडिया। भारत का संविधान तो 26 जनवरी 1949 को बना, उसके बाद लागू हुआ, ठीक है। लेकिन इस दौरान है वो कौन सा रूल है, रेगुलेशन है, उसके द्वारा चला जा रहा था। मतलब देश चल कैसे रहा था इस दौरान? भारत का संविधान लागू हुआ उससे पहले देश चल कैसे रहा था? तो किस कानून के तहत चल रहा था? वो चल रहा था 1935 एक्ट के तहत। 1935 है इस एक्ट के तहत, क्योंकि लास्ट वाला ही था, ये लास्ट वाला था, उसके बाद कोई एक्ट वगैरह नहीं आया। और ये 1935 एक्ट वो कहां पास होते थे? ये इंग्लैंड में बनता था, इंग्लैंड की पार्लियामेंट बनाती थी इंडिया के लिए। Constitution of India was adopted by the Constitutional Assembly of India on 26 November 1949 and became effective on 26 जनवरी 1950। Constitution replaced the Government of India Act 1935 as the country's fundamental governing document and the Dominion of India became Republic of India। Republic of India बन गया पहले डोमिनियन, मतलब डोमिनियन का मतलब कि वो ब्रिटिशर्स का डोमिनियन था, उसके साम्राज्य था उनका। अब वो रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक का मतलब अब इंडिया उसके अधीन नहीं रहा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 आ जाता है और क्या दिया है? इन द वेक ऑफ द सरकारिया कमीशन रिपोर्ट विच स्टेट सजेस्टेड द अबोलिशन ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में आज का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, पहली बात देखिए सरकारिया कमीशन क्या है। सरकारिया कमीशन बिठाया गया था राज्यों और केंद्र के बीच में जो संबंध है उसके ऊपर एक कमीशन बिठाया गया था। पुंछी कमीशन बिठाया गया था, सरकारिया कमीशन बिठाया गया था। अब जब ये कमीशन है वो अलग अलग राज्यों से राय भी ले रहा था, मतलब पूरी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा था। उस रिपोर्ट में एक ऐसा राज्य भी था जिसने ये बोला भाई गवर्नर की तो जरूरत ही नहीं है। पहले बात तो स्टेट और सेंटर और स्टेट रिलेशन में किया होना चाहिए, गवर्नर को हटा दो, ये खाम का खर्चा करता है, हमारे कामों में बाधा डालता है, केंद्र का एजेंट बन के काम करता है, पॉलिटिकल ज्यादा होता है। ये नाम है संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कोई संवैधानिक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि बूढ़े आदमी को यहाँ पे जिसके पास कोई काम नहीं होता, केंद्र के काम करने के लिए, राज्य सरकारों में टांग अड़ाने के लिए इसको बिठा दिया जाता है। और उसके स्टाफ का भी होता है और करोड़ों रुपए इस पे खर्च आता है जिसका कोई रोल नहीं। इसको हटाओ यहां से। ये बात किसने बोली? ये बोली आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। तो ये क्रेडिट जाता है आंध्र प्रदेश को खर्चे कम करवाने का। सरकारिया कमीशन वाज सेट अप इन 1983 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकारिया कमीशन चार्टर्ड वाज एग्जामिन द, इसका काम था सेंट्रो स्टेट रिलेशनशिप को और जो अलग अलग मुद्दे हैं उसके लिए संविधान का जो दायरे में कि क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं। तो देयर वाज ए सेपरेट चैप्टर ऑन द रोल ऑफ गवर्नर। और इस चैप्टर में सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट है वो बोलती है कि आंध्र प्रदेश सरकार है वो बोलती है गवर्नर नहीं होना चाहिए, कोई पोस्ट नहीं होनी चाहिए गवर्नर। बहुत सारे राज्य भी बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं, दुनिया बोलती है। लेकिन इसको बंद करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो नेता सरकार को तंग करते हैं केंद्र में, सरकारी पार्टी, उसको कोई ना कोई काम देना होता है, तो वहां पे गवर्नर का काम दे दिया जाता है। आगे देखिए, द फर्स्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन वाज मूव्ड इन द लोकसभा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव जिससे कि सरकार गिर सकती है, जिससे कि सरकार है वो गिर सकती है, वो कब आया? सबसे पहले कब आया? तो देखो स्टार्टिंग में कांग्रेस के पास में बहुत बहुमत था 1963 तक। अब ये जो है ना आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उस टाइम में बहुत ही करारी शिक्स्त हुई थी। इंडिया चाइना का वार हुआ 1962 में और वहां पे डिजास्टर हुआ, मतलब कोई भारत है उसकी हालत ठीक नहीं थी। तो उस टाइम पे आचार्य कृपलानी है
उन्होंने पहली बार नो कॉन्फिडेंशियल लाए। उसके अलावा और भी राज्य, इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार ये क्योंकि बहुत साल प्राइम मिनिस्टर रही थी तो 15 बार, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री है, नरसिम्हा राव है 3 बार, मोरारजी देसाई 1 बार, ठीक है। उसके अलावा भी जैसे अटल बिहारी वाजपेयी है, उसके खिलाफ भी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी आया हुआ है ये, तो बहुत सारे ये खिलाफ आया हुआ है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले 1963 में आया था कांग्रेस के खिलाफ, आचार्य कृपलानी ने ये लाए थे कि सरकार का रहने का अधिकार नहीं है क्योंकि परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी चाइना और इंडिया के वार में। आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इन इंडिया हुज अमंग द फॉलोइंग सैलरी एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बताओ कि भारत में किसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, किसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। तो यहां पे है कि राष्ट्रपति है वो एग्जम्प्टेड है, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, उनको देना होता है, ठीक है। आप बोलेंगे उनको क्या देना, जनता उनको तनख्वाह दे रही है, उसी से वो तो दे रहे हैं, तो उनको क्या देना है, उनको तो कुछ नहीं देना आप बोलेंगे। तो एनीवे यहां पे प्रेसिडेंट है वो एग्जम्प्टेड है, बाकी सभी को देना है, ठीक है। आगे देखिए, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 डिवाइडेड द कंट्री इनटू 5 जोन। 5 जोन में देश के 5 जोन बना दिए गए थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में, क्योंकि भाषाई आधार पर आंदोलन चल रहे थे, आंध्रा बन गया था, अब स्टेट को मतलब पूरे देश में एक नए सिरे से रीऑर्गेनाइज करना था। इन विच जोन राजस्थान वाज प्लेस्ड, कि राजस्थान को किस जोन में डाला गया या राजस्थान किस जोन में है, आज के टाइम में भी होती है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में अमित शाह की हुई थी इन मंत्रियों से, जो नॉर्थ जोन में आता है राजस्थान, और नॉर्थ जोन में अमित शाह की जो मुख्यमंत्री हैं उनके नॉर्थ जोन के, उनके साथ मीटिंग हुई थी, जोनल काउंसिल, नॉर्थ जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई थी हाल फिलहाल में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है इसका नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन में कई राज्य और भी हैं, ठीक है। 5 जोन है, जैसे नॉर्थ जोन है, साउदर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न। नॉर्दर्न जोन में कौन कौन है, एक तो चंडीगढ़ है यूनियन टेरिटरी, फिर नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है, पंजाब है, राजस्थान और लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। ये सारे क्या है कि अभी नॉर्थ जोनल काउंसिल में। आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज अबोलिश्ड इन 1985, इन विच ईयर इट वाज रिवाइव्ड बैक। आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो खत्म कर दी गई थी 1985 में, उसके बाद इसको दोबारा भी रिवाइव कर दिया गया था। तो वो कब किया गया था, वो दोबारा रिवाइव किया गया था 2007 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2007, ठीक है। आगे देखिए, इन हुज नेम ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर कंक्लूडेड। किसके नाम से भारत सरकार के जो कॉन्ट्रैक्ट है या अनुबंध है, भारत सरकार जिसके साथ गठबंधन करते हैं, आता है ना कई बार न्यूज में कि भारत ने अमेरिका के साथ 35 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, तो किसके नाम से हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे परस्यू होते हैं, ठीक है। क्या है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लाइज विद द आर्टिकल 299 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स all contracts made in the exercise of executive power of union or state shall be expressed to be made by president or by the governor of the state as the case may be। और राज्यों में कौन करता है, राज्यों की तरफ से अगर राज्य सरकार की तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी के साथ में, तो वो गवर्नर के बिहाफ पे होता है, जैसे कि ऊपर केंद्र के बिहाफ पे होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। आगे देखिए, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी बिल, एजुकेशन बिल 2008 विच वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट seeks to reserve what fraction of seats in private schools for weaker section of the society, ठीक है। राइट टू चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल है वो बना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे मोहर लगा दी कि हाँ भी बिल्कुल ठीक है। और जिन प्राइवेट स्कूलों को सरकार कोई मदद नहीं दे रही, अनएडेड प्राइवेट स्कूल जिसको बोलते हैं, उनके लिए भी ये मैंडेटरी किया गया कि आपको कुछ रिजर्वेशन देनी है अपने स्कूलों में, उन किन के लिए, जो कि गरीब है उनके लिए, ताकि जो आर्टिकल 21A है फंडामेंटल राइट एजुकेशन वाला 6 से 14 साल वाले बच्चों को, वो वाला इंप्लीमेंट किया जा सके।
क्योंकि अगर बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल ही नहीं होंगे तो फिर वो फंडामेंटल राइट का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसके लिए क्या है, कितने प्रतिशत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 25%। और 2012 में जजमेंट भी आया था, क्योंकि जो स्कूल है कोर्ट में चले गए कि भाई देखो हमारे पास इतनी औकात नहीं है कि हम आपको मदद करें। तो बाद में ये हुआ कि राज्य सरकारें हैं इनकी मदद करेगी, तो अलग अलग राज्यों में अपने अपने हिसाब से नॉर्म्स बनाए हुए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? पहला है बोथ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑक्यूपाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। दूसरा ओनली गवर्नर ऑक्यूपाइज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तीसरा ओनली प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। चौथा है नाइदर प्रेसिडेंट नॉर गवर्नर। कहने का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, संवैधानिक पोस्ट है, संवैधानिक पद है, वो कौन सा है? संवैधानिक पद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोनों ही है, दोनों ही संवैधानिक पद है। गवर्नर भी है, बहुत गवर्नर प्रेसिडेंट। संवैधानिक पद का मतलब क्या है कि जहां पे कि भारत के संविधान में किसी आर्टिकल द्वारा लिखा गया है कि ये भारत का ये गवर्नर होगा, ये राष्ट्रपति होगा, तो लिखा गया वहां तो आर्टिकल है जिसमें कि प्रेसिडेंट की बात होती है, जिसमें कि गवर्नर की बात होती है, तो दोनों ही है। ये राइट आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, और आर्टिकल जहां तक सवाल है तो गवर्नर 153 है और जो राष्ट्रपति है वो है 153 गवर्नर है और सिर्फ 53 है वो प्रेसिडेंट है। फॉर इलेक्शन इन लोकसभा एंड असेंबली इन इंडिया फॉलोइंग सिस्टम इज यूज। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम है वो यूज किया जाता है? किसके लिए? लोकसभा और असेंबली इलेक्शन के लिए। लोकसभा और असेंबली इलेक्शन के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि एक निर्वाचन क्षेत्र होगा। टेरिटोरियल का मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र होगा और उस पर्टिकुलर एरिया से, जैसे कि नॉर्थ दिल्ली की सीट है, एक दक्षिणी दिल्ली की सीट है, एक मथुरा की सीट है, ममालनी वहां पे खड़ी है, ठीक है, इस तरह से है। अलग अलग सीटें होती है जो टेरिटरी मतलब क्षेत्र के ऊपर आधारित है। ऐसे एमएलए का होता है, ऐसे ही केस का होता है जो एमपी होता है लोकसभा वाला उसका। यहाँ पे किसकी बात नहीं, राज्यसभा की बात नहीं हो रही। देखो राज्यसभा की बात नहीं है, लोकसभा की बात है। और नई लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद की बात हो रही। विधानसभा और लोकसभा की बात है, विधान राज्यसभा और विधानसभा विधान परिषद की नहीं है। अगर वो होता तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता। अब क्या है, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब उसका एरिया होगा। राज्यसभा का इलेक्शन होता है, वहां कोई टेरिटोरियल नहीं होता, क्या होता? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 100। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 100 और क्या है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेटर लेड टू क्रिएशन ऑफ जोनल काउंसिल। किस एक्ट के बाद में जोनल काउंसिल है वो बनी? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 है, उसके बाद में 5 जोन में डिवाइड कर दिया गया। ये जोनल काउंसिल है, उसका पहले भी आया था राजस्थान 5 नॉर्थ जोनल में है, उस पर आधारित है। तो कौन सा आ जाएगा आंसर? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5 जोनल काउंसिल बना दी गई। ठीक है, ये थे क्वेश्चन। ठीक है, ये थे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेशन में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।